हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत शानदार तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने डिमांड वाला चैप्टर बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है कि नहीं। हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें अभी भी दिक्कत है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर चैनल ही है हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, उसमें प्लेलिस्ट जाइएगा आईसी बोर्ड इकोनॉमिक्स, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। खास कर मैं आईएससी बोर्ड से रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिवली आज पढ़ाने वाला हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा इसका, वो सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होगा। तो इसमें मैं न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस नहीं करा है, न्यूमेरिकल्स पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, पार्ट 2 में न्यूमेरिकल डिस्कस होगा, अब बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा वहाँ। इसमें कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या डिस्कस करा है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन सा फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस क्या है, परसेंटेज मेथड के थ्रू, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, और जो न्यूमेरिकल्स होगा वो सिर्फ परसेंटेज मेथड से आता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो इसके सेकंड वाले पार्ट में करेंगे वो इसी का करेंगे। ठीक है, क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो मैं डायग्राम भी मैंने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डिस्कस करा है। ठीक है, तो चलिए अंत तक वीडियो देखिएगा। अंत में मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आप लोग और भी एक्सेल कर सकते हो एग्जामिनेशन में, तो वो सब सारी चीज़ों को साथ में देखकर चलते चलिए। ठीक है, चलिए पहले स्लाइड से चलते हैं। पहला बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, हम लोग इलास्टिक के बारे में बोलते हैं कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर डिमांड कितना बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत घट रहा है, मतलब कितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। मतलब द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। देखो दो चीज होता है डिमांड में, क्या क्या होता है भाई, दो चीज, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है प्राइस। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है प्राइस। तो अगर हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को जाने कि भाई मान लो कि प्राइस 20% बढ़ा है, तो जो क्वांटिटी है वो कितना परसेंट घटा है, तो उसके बारे में, उसके रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, नेमली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से, और या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर के चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी या कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था भाई, इफ द क्वांटिटी विल इंक्रीज देन द प्राइस विल, अगर मान लो कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, जिसका जो मैंने बताया था, इसका जो स्लोप होता है डिमांड का, डिमांड कर्व का, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितना परसेंट चेंज हो रहा है, मान लो कि 20% चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, कितना 20% चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, और अब प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, मान लो कि 10% चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ा देंगे, घट रहा है तो नहीं, चेंज मतलब 20% घट रहा है या बढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। मतलब ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, 2 हो गया। कि मतलब क्या, कि डिमांड की इलास्टिसिटी 2 के बराबर है। उसके बारे में भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि अगर 2 आ जाएगा तो हम लोग क्या चीज़ उसमें लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। जो पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस तो आप जानते हैं कि प्राइस के हिसाब से अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है तब वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। अगर मान लो दो कमोडिटी, एक एक्स है एक वाई है, अब एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने, जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या आ जाएगा, टी और कॉफी, है कि नहीं। तो टी और कॉफी मतलब प्राइस ऑफ कॉफी विल, अगर टी के प्राइस का बढ़ गया तो क्वांटिटी किसका बढ़ जाएगा, कॉफी का। तो इस चीज के बारे में अगर हम लोग दो कमोडिटी के चीजों के बारे में या उसके इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी। और इनकम तो आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि इनकम इनकम अगर बढ़ रहा है, तो हमने 3 गुड्स का वहाँ पर डेफिनेशन दिया था कि इनकम बढ़ने से जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड होता है वो भी बढ़ता है। तो एक तरीके से इनकम पर भी डिमांड डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे।
पहला जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ये वाला जो नंबर है, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा रिस्पेक्टिवली, तो आप लोग इस वाले नंबर पर हाई भेज दीजिएगा। जिस भी चैप्टर का चाहिए होगा तो वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो अगर बोला जाए तो 5 तरीके का होता है डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी मैं शानदार तरीके से एक करके डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से एक एक कर मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन 1 मतलब अगर इलास्टिक हो जाए, मतलब इसको ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं या फिर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी या इलास्टिक ऑफ डिमांड 4 में हो गया। जब ईडी इज ग्रेटर देन 1, कि मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे कि अभी 2 आया था हमारा, तो वो किसके अंदर आएगा, ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, या फिर बोलेंगे इसको सिर्फ इलास्टिक डिमांड। और जो 5 होता है उसको हम लोग लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जो ईडी इज स्मॉलर देन 1, जिसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप सो ये वाला चीज कंप्लीट होगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा इन्फिनिटी होगा, तब क्या कहलाएगा, वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ समझिए, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है वेयर डिमांड इज इनफाइनाइट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब क्या हो रहा, जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, क्या रहे, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, वो प्राइस चेंज ना हो। ठीक है, ये चीज हो गया। पहला चीज क्या हो गया कि प्राइस कांस्टेंट है, और दूसरा चीज क्या है कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो सिर्फ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इट इज अ सिचुएशन where there is a slightest rise in the price causes a quantity demanded and to the fall to the zero। मतलब एक तरीके से बोल रहा है कि जिस पर प्राइस जो है वो, देखो ये प्राइस सेम है, क्योंकि इधर जो होता है वाई एक्सिस पर वो हमेशा प्राइस डिनोट करता है और एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड डिनोट करता है। तो यहाँ प्राइस अगर सेम है और क्वांटिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, और क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्वांटिटी चेंज होने का मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आई होप सो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड वाला सिचुएशन पढ़ते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। जस्ट उल्टा इलास्टिक का इन इलास्टिक। अगर मान लो कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड अगर कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो प्राइस हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर कि ये वाला क्वांटिटी वाला था, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस आता है। तो अगर प्राइस मान लो कि प्राइस पी इज इक्वल टू, पहले मान लो कि 20 रुपया था, 20 रुपया प्राइस पर क्वांटिटी लोग कितना खरीद रहे थे, क्वांटिटी मान लो कि 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे। लेकिन अभी P1 जो है प्राइस, वो अभी कितना हो गया, P1 हो गया 25, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अब भी मान लो कि 100 है। कि प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम रहा, क्वांटिटी सेम रहा। तो इसका मतलब वो कौन सा सिचुएशन हो गया, एक तरीके से हमारा क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर कमोडिटी हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। इवन द ग्रेटर चेंज इन द प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी चेंजेस। कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, देन वी कैन कॉल इट एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक हो जाता, उल्टा हो जाता, जैसे कि मैंने पिछले बार बोला है। तो यहाँ देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व्स सिचुएशन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस कॉजेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप सो सेकंड वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब ये चीज क्या होता है, जैसे मान लो
कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है 20%, ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड मान लो कि बढ़ रहा है 20%, क्यों भाई? क्योंकि प्राइस जो है वो 20% घटा है। मान लो कि प्राइस में 20% घटा हुआ है, ठीक है, मतलब प्राइस जो है 20% घट गया किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20% बढ़ गई। इसका मतलब कितना हुआ कि जितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है उतना प्रतिशत, अगर उतना ही प्रतिशत मतलब उतना परसेंटेज में चेंज हो रहा है अगर प्राइस में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? देखो इसीलिए देखना कि जो प्राइस में है, यहाँ पी था मान लो, यहाँ P1 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गया? क्वांटिटी कम हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर Q था, अब यहाँ पर Q1, कि मतलब सेम चेंज हुआ। देखो दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। मतलब इफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, क्या चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सच एज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, जिसकी वजह से टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप सो ये वाला भी कंप्लीट होगा, थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ और भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। शांति से पढ़ते चलिए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ में, इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब क्या? मान लो कि प्राइस में, प्राइस जो है वो 10% घटा है। क्या हुआ? 10% जो है वो घटा है, मतलब प्राइस कितना घटा? 10%। तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है, मतलब जो चेंज हुआ है डिमांड में, वो कितना हो गया? मान लो कि 20% बढ़ गया, ठीक है। मतलब प्राइस 10% ही कम हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब व्हेन द प्राइस चेंज वो होगा, कम होगा क्वांटिटी से, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखो प्राइस P1 से P2 आया, मान लो कि यहाँ 10%, मतलब P1 से P2, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है Q1 से Q2 हुआ वो ज़्यादा हुआ है कि नहीं? मतलब क्या? क्वांटिटी में चेंज हुआ वो ग्रेटर हुआ, क्वांटिटी चेंज इज ग्रेटर। अगर क्वांटिटी चेंज इज ग्रेटर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं प्राइस चेंज होने की वजह से भी। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी व्हेन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस, it's such the total expenditure of the commodities increase when the price of the when the price decreases and the total expenditure decreases when the price increases, ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना चीज नहीं, बस ये लिखना कि when the percentage change in the price is smaller than the percentage change in quantity demanded, मतलब जितना भी percentage change हुआ quantity demanded वो अगर ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसमें, खर्चा के अनुसार भी, लेकिन यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड हम लोगों को बोलना है, ठीक है। आई होप सो फोर्थ वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होगा। अब जस्ट इसी का उल्टा है इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि अगर ईडी इज स्मॉलर देन 1, मतलब जैसे कि मान लो कि प्राइस में 20% क्या हुआ? कमी आया, 20% कमी आया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें 10% ही बढ़ा, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब प्राइस चेंजेस, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर, मैंने बहुत शानदार तरीके से मैं बोल रहा हूँ, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक डिमांड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन इलास्टिक डिमांड, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस इज सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा हो जाएगा या फिर जो टोटल परसेंटेज हो जाएगा ऑफ द कमोडिटी, इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है, ये दूसरा चीज। लेकिन जब प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है प्राइस का ज्यादा इन कंपेयर टू द क्वांटिटी, देखो यहाँ पर परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है, परसेंटेज का जो गैप है वो ज्यादा है इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक डिमांड। तो आई होप सो पांचों आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका
कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन सा मेथड होता है जिसकी वजह से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। देखो दो व्यू पॉइंट से देखते हैं हम लोग, क्या दो व्यू पॉइंट है, एक है पॉइंट इलास्टिसिटी, एक है आर्क इलास्टिसिटी। एक पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, ये पूछा जाता है थोड़ा सा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। तो व्हेन द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, अगर मान लो कि ये पूरा डिमांड कर्व है, अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेजर कर दिया कि भाई इस पॉइंट पर कितने प्राइस पर कितना डिमांड हो रहा था, मान लो इस पॉइंट पर अगर मान लो कि 20 रुपया था और इस पॉइंट पर 100 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग किसी एक पॉइंट, किसी वन पॉइंट को अगर मेजर कर रहे हैं कोई भी डिमांड कर्व का, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर यहाँ का मेजर कर दिया, यहाँ का मेजर n है पॉइंट, और इस पॉइंट को मेजर कर दिया, तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व, की कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका डिमांड कर्व का, अगर उसमें हम लोग डिमांड को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होगा। अब आते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, अगर फाइनाइट रेंज में मेजर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड अ आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, एंड दैट इज कॉल्ड, इसको दो तरीके से मेजर करते हैं, परसेंटेज मेथड से भी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी। परसेंटेज मेथड से मैंने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना अगर आर्क मेथड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, मतलब क्या, एक्सपेंडिचर से मतलब करना है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, की जितना प्राइस लिए उतना क्वांटिटी अगर इनटू कर देंगे तो हम लोग उसको, अब जैसे देखो यहाँ पर प्राइस P से P1 गया, मान लो कि प्राइस P से P1 यहाँ घट गया प्राइस, तो क्वांटिटी बढ़ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आ गया, तो यहाँ आर्क बन गया एक ऐसे करके। तो इस वाले आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी। कि अगर दो पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई दो पॉइंट को लेकर अगर हम आर्क, डिमांड के आर्क को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व को मेजर करते हैं तो हम लोग बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। आई होप सो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो तीन तरीके से अगर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जो जनरल मेजरमेंट होता है, एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है पॉइंट मेथड, जैसा कि अभी मैंने बताया, और जियोमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर तीनों मेथड देखें, कि अगर पॉइंट मेथड भी देखेंगे तब कैसे करेंगे, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन लगा हो, माइनस का साइन इसीलिए लगता है क्यों, क्योंकि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। लेकिन दूसरा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, हम न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस ये जान लीजिए कि अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड अ परसेंटेज मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या, मान लो कि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस 5 रुपया है और क्वांटिटी आपने 6 खरीदा है, मतलब कितना हो गया 30, है कि नहीं, 30 रुपीज़ हो गया टोटल, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 30। अब इसी को मान लो कि अगर हम 6 रुपया कर दें और अभी भी 6 खरीदे हैं, इसका मतलब क्या हो गया 36 रुपीज़। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते हैं वैसे वैसे खर्चा भी, मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू देख सकते हैं इसको। और तीसरा क्या है कि अगर हम लोग इसको पॉइंट मेथड से देखें तो लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व एंड लाइन सेगमेंट अबव द डिमांड कर्व, ये फॉर्मूला याद रखना कि जो भी डिमांड कर्व रहता है, जैसे ये डिमांड कर्व है तो लाइन सेगमेंट के जो नीचे जितना भी चीज़ें हैं और जितना भी ऊपर भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर हम लोग नीचे वाली चीज़ों को ऊपर वाली चीज़ों से माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, पॉइंट मेथड आता है या जियोमेट्रिक मेथड आता है। तो आई होप सो ये तीनों चीज़ कंप्लीट होगा। अब आते हैं थोड़ा सा अगर पूछा जाएगा कि भाई ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, किस वजह से, कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, जैसे कि मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, जैसे टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी क्या है, तो टी और कॉफ़ी की वजह से भी, मतलब दो पर्टिकुलर गुड्स की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड होने की वजह से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है, आप इनकम कितना खर्च करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का यूजेस कितना है, टाइम फैक्टर कितना है, कितने टाइम तक वो सामान इस्तेमाल होता है, पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन, कि आप कंजम्पशन को कितना अब
पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में यूज़ कर रहे हैं कि अभी यूज़ कर रहे हैं। अगर बाद में यूज़ करना चाह रहे हैं तब क्या इलास्टिसिटी अलग होगा, और जब अभी यूज़ करना चाह रहे हैं तब की इलास्टिसिटी अलग होगी। प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी चेंज होता है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की हैबिट अगर चेंज हो रही है, अगर हैबिट चेंज हो रही है तो हैबिट के चेंज होने की वजह से डिमांड में भी चेंज आएगा, और अगर डिमांड में चेंज आएगा तो इलास्टिसिटी में भी चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम अगर बढ़ गया तो फिर उसमें इलास्टिसिटी चेंज होगा। अगर इनकम घट गया तब उसमें इलास्टिसिटी का चेंज होगा। तो आई होप सो ये सब चीज़ कंप्लीट होगा आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस क्यों महत्व बढ़ जाता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हर एक कंपनी जो होती है वो अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अपनी जो भी चीज़ को वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसके डिमांड को पूरे अच्छे तरीके से रोल बैक करती है, या फिर उसको पता लगाते रहती है कि भाई जब कुछ प्राइस है तब कितना डिमांड हो रहा है। तो इसका वजह से क्या इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अ बिजनेस डिसीजन, कोई भी बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना। इंपॉर्टेंट ऑफ मोनोपोलिस्ट, कोई मोनोपोलिस्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर प्राइस की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए भी कि भाई कौन सी भी चीज़ का डिमांड अगर ज़्यादा है तो मतलब डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज पर भी इफेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब डॉलर से रुपी या रुपी से डॉलर। अगर बाहर की चीज़ों का डिमांड हमारे देश में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से डॉलर जो है बाहर के देश में जा रहा है, फॉरेन करेंसी जा रहा है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन डिमांड होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, टैक्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और पैराडॉक्स ऑफ पेनल्टी, और पेनल्टी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे एक साथ तो उसके वजह से भी चेंजेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब आते हैं सेकेंड, जो कि हमारा इनकम इलास्टिसिटी है, कि इनकम की वजह से क्या चीज़ चेंज होता है। अब देखो इनकम की वजह से चेंज हो रहा है तो अगर निकाल लेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू द चेंज इन इट्स इनकम। मतलब अगर इनकम के चेंज होने की वजह से, मतलब मान लो कि कोई बंदा इनकम मान लो कि पहले 50,000 रुपया था, ठीक है, तब कुछ डिमांड कर रहा था, है ना, कुछ डिमांड कर रहा था। अब मान लो कि उसकी जो इनकम है वो 50,000 रुपये से 60,000 रुपये हो गई, तब उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आएगा। जो चेंजेस आता है उसी चेंज को मेजर कौन करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। नीचे क्या हो गया, प्राइस की जगह पर क्या आ गया, इनकम आ गया, ठीक है। और इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, और अभी ये समझ के चलते रहिएगा, ठीक है, आई से नहीं डिनोट करना है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब जो इनकम है वो किन किन चीज़ों पर या फिर कितने तरीके के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा जाए तो देयर आर 3: पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा वो किस पर होगा, नॉर्मल गुड्स पर। नॉर्मल गुड्स क्या होता है भाई, जो आम जनता खरीदती है। इस पर क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज करता है तो क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज कर रही है और अगर उसका डिमांड भी, मतलब नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम तरीके से कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। मतलब इनकम बढ़ने की वजह से अगर उसका डिमांड भी बढ़ता है, जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है उसमें उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पर आते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स का क्या होता है भाई, इनकम जब बढ़ता है तो इस चीज़ का, इन्फीरियर गुड्स का जो क्वांटिटी होता है वो लोग कम कंज्यूम करने लगता है, इन्फीरियर गुड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो इनकम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फीरियर गुड्स। मतलब देखो दोनों अलग अलग व्यवहार कर रहा है, मतलब नेगेटिव व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या चीज़ में आएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, कि इनकम तो बढ़ा लेकिन उसकी जो कंजम्पशन थी वो गुड्स की वो कम हो गई। अब आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब जो इनएक्सपेंसिव गुड्स है, क्या इनएक्सपेंसिव गुड्स, या जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि जब इनकम आपका बढ़ जाए, ठीक है, तो कुछ समय तक आपका जो होगा वो जो सॉल्ट का कंजम्पशन होगा बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा बाद में जाकर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अभी मान लो कि आपका इनकम 50,000 रुपया है तो आप दो चम्मच डाल रहे थे, और अगर आपका इनकम अगर मान लो कि 60,000 रुपया हो गया तो
4 चम्मच डालने लगोगे सब्जी में नमक, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो जीरो हो जाता है एक समय सीमा तक, समय सीमा के बाद, ठीक है, एक समय तक। तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम उसी तरीके से, जब टू कमोडिटी जब कंज्यूम किया जा रहा है, क्या कंज्यूम किया जा रहा है, जब दो कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है, तो हमको उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विद द रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। कि एक प्राइस, मान लो कि प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ टी, ये दोनों के अलग अलग कमोडिटी है। मतलब मान लो कि ये एक्स कमोडिटी है और ये वाई कमोडिटी है। मतलब इसके प्राइस में, मतलब एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर दूसरे कमोडिटी के प्राइस में, दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला कि अगर किसी एक क्वांटिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर कोई दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी 3 तरीके का होता है भाई, कौन कौन सा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्री टाइप्स का, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो। मतलब क्या, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लो, जैसे पॉजिटिव क्या हो गया भाई, पॉजिटिव क्या हो गया, जैसे मान लो कि अगर एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर प्राइस ऑफ टी के घटने की वजह से, अगर प्राइस ऑफ टी घट गया, ठीक है, अब जिसके वजह से अगर प्राइस ऑफ टी घट गया, तो क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ कॉफी क्वांटिटी ऑफ कॉफी का जो कंजम्पशन है वो भी घट गया, मान लो, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों सेम तरीके का रिलेट कर रहा है। मतलब अगर प्राइस ऑफ द टी, मतलब चाय का जो दाम है, चाय का दाम हो गया वो कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो कॉफी की क्वांटिटी भी हो गई, वो भी क्या हो गई, कम हो गई, क्वांटिटी ऑफ कॉफी भी कम हो गई। मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर दोनों उल्टा करेगा, अगर टी का जो है वो प्राइस बढ़ा और जिसकी वजह से कॉफी का जो है वो जो टी का प्राइस के बढ़ने की वजह से, अच्छा, टी के प्राइस के बढ़ने की वजह से टी और कॉफी, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कैसे होगा वो देखो। जब टी का प्राइस बढ़ गया, मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जो क्वांटिटी ऑफ बिस्किट है, क्वांटिटी ऑफ बिस्किट जो बेचा जा रहा था, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बिस्किट जो बेचा जा रहा है वो कम हो गया, मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रिस्पेक्ट है। अब दूसरा मान लो कि ये कॉफी एक टीवी है, मतलब टी इसका प्राइस हुआ है लेकिन इस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अब इसका बढ़े प्राइस या घटे प्राइस, लेकिन इसका टीवी से कोई रिलेटेड है ही नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जीरो। मतलब अगर किसी दो कम्युनिटी की वजह से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीरो इलास्टिक हो रहा है, यहाँ पर जीरो क्रॉस इलास्टिक हो रहा है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी, और जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने शानदार तरीके से बताया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आप लोग शानदार तरीके से 2-3 बार देखिएगा, तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाला जो होगा वो मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा बहुत शानदार तरीके से, और उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, खास करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सप्लाई वाले चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।